किस किस बच्चे ने रिवाइज कर लिया बताओ, किस किस बच्चे ने रिवाइज कर लिया? कल वाली क्लास परफेक्टली रिवाइज हो गई? पक्का रिवाइज कर ली? आंसर बताना एक चीज का फिर। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, अगर कंजम्पशन पे कितने प्रतिशत का डिक्रीज होगा ये आपने बताना है। अगर प्राइस 71.42% बढ़ जाए तो, प्राइस अगर 71.42% बढ़ गया तो कंजम्पशन कितने प्रतिशत घट जाएगी? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है। प्रतिशत पूछा है मैंने, प्रतिशत का जवाब दो। कंजम्पशन कितने परसेंट घट जाएगी? घटानी पड़ेगी पड़ेगी। फंसे, काफी सारे बच्चे फंसे। आप कह रहे हैं सर ये क्या होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है। देखते हैं कितने बच्चों का सही है कितने बच्चों का गलत है। अब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, जो प्राइस की रेशो उससे उलट होगी कंजम्पशन की रेशो, ये आप जानते हो। तो प्राइस का क्या हुआ भाई, 71.42% क्या होता है? 14.28% का 5 गुना, मतलब 1/7 का 5 गुना, मतलब 5/7। अगर कंजम्पशन को 5/7 से बढ़ाना है तो मतलब शुरू में कंजम्पशन 7 थी, फिर 5 बढ़ के 12 हो जाएगी। तो प्राइस 7 से 12 हो जाएगा, तो कंजम्पशन को 12 से 7 करना पड़ेगा। तो कंजम्पशन को 5 घटाना पड़ेगा 12 पे। कंजम्पशन को 5 घटाएंगे 12 पे तो 100 पे कितना? 8.33 का 5 गुना, यानी कि 41.66%। 5/12 कैसे है? 1/12 इंटू 100 पता है ना आपको, 8.33 होता है, उसका 5 गुना कर दो, ये आपका आंसर आ गया। फ्रैक्शन धीरे धीरे हो जाएंगे, रटने नहीं है फ्रैक्शन, ठीक है। चलो, ये तो मैं बस एक चेक कर रहा था कितने बच्चे रिवाइज करके आए हैं कल की क्लास और कितने बच्चों ने अटेंड की है। रिज्यूम करते हैं आप कल से ही जहां पे हमने छोड़ा था। आई थिंक रेडी हो सारे बच्चे अब, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा था। अब हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। द इनकम ऑफ अ पर्सन, एक आदमी की जो कमाई है, जो आय है, उसे हमने 4800 रुपए से बढ़ा दिया, पर उसके जो कर का दर था, यानी कि टैक्स रेट था, उसे 26% से 14% कर दिया, तो पेएबल टैक्स उसका पहले जैसा ही था। तो बताओ जरा, अगर 18.5% इनकम उसकी टैक्स फ्री है तो एनुअल इनकम नई वाली कितनी होगी? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो ध्यान से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मान लो इनकम टैक्स कैलकुलेट करना हो, कैसे करते हैं? अब मान लो सरकार के हिसाब से, सरकार का कहना है कि आपकी 10% इनकम हम टैक्स लेंगे, टैक्स के फॉर्म में लेंगे हम 10% इनकम को। तो और अगर मान लो आप 5 लाख रुपए कमाते हो, पूरे साल में आप 5 लाख रुपए कमाते हो, अगर ऐसा है तो आपका कितना टैक्स चला जाएगा? आप ऐसे 10% ऑफ 5 लाख कैलकुलेट कर लोगे, 50,000 आ जाएगी वैल्यू, 50,000 टैक्स चला जाएगा आपका, ठीक है। अब अगर आप नोटिस करें ध्यान से नोटिस करें, तो आपने क्या किया, टैक्स का जो रेट था, जिस रेट से टैक्स लगाया गया था, वो कैलकुलेट किया इनकम का, तो आपको इससे टैक्स पता लग गया कितना है। ऐसे ही किया, R% ऑफ इनकम इज इक्वल टू टैक्स, ऐसे ही तो किया आपने। तो मैं कह सकता हूं कि भैया ऐसा है, R% ऑफ इनकम इज इक्वल टू टैक्स। क्या बोला मैंने? R%
ऑफ इनकम इज इक्वल टू टैक्स, ये हमने देखा। अब आप देखो रेट तो चेंज हो रहा है, तो सेम नहीं है रेट, तो R1 R2 ले लो। इनकम भी बंदे की पहले कुछ थी, फिर बढ़ गई, तो अब कुछ हो गई, इनकम भी अलग अलग है। पर ये कह रहा है कि पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, तो पेबल टैक्स इज सेम एज बिफोर, ये सेम है। तो बच्चों ये कुछ वैसा वैसा दिखाई नहीं दे रहा। A1 इंटू B1 इज इक्वल टू सी, A2 इंटू B2 इज इक्वल टू सी, और C जो है वो सेम है, टैक्स जो है सेम है। तो बच्चों जो R1 की रेशियो होगी उससे उलट रेशियो होगी इनकम की। R1 की रेट की क्या रेशियो है, अगर आप ध्यान से देखो तो रेट की रेशियो है कि रेट आपका 26% से 14% हो गया। तो अगर आप यहाँ पे रेट की रेशियो देखते हो कि रेट की क्या रेशियो है, तो रेट की रेशियो है यहाँ पे 13 से 7, आपका रेट जो है 13 से 7 हो गया। अगर आपका रेट 13 से 7 हो गया तो आपकी इनकम को 7 से 13 होना पड़ेगा, होना तो पड़ेगा, बिल्कुल सही है। अगर आपकी इनकम को 7 से 13 होना पड़ेगा तो कितना इंक्रीज करना पड़ेगा इनकम को, 8। पर इनकम कितना बड़ी है, इनकम बड़ी है, सो नॉट नॉट 8, मैंने सीधा कैंसिल ही कर दिया दिमाग में। तो इनकम बड़ी है 6 से, 6 यूनिट इनकम यहाँ पे इंक्रीज हुई है 7 से 13 जाते हुए। बट अगर आप देखोगे तो यहाँ 4800 हुई है, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 800, ठीक है, 800 आएगी एक यूनिट की वैल्यू। तो एक यूनिट की वैल्यू 800 है, तो वो कह रहे हैं ऐसा करो, फाइंड हिज न्यू इनकम। तो 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 13 का 800 गुना किया हमने, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10,400 आ गई वैल्यू। तो 10,400 इसकी एक महीने की कमाई है। अब कई बच्चे कहते हैं सर मेंशन नहीं किया वो यहाँ पे एक महीने की कमाई है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, बाय डिफॉल्ट हमको ये लेना पड़ेगा कि उसने स्पेसिफिकली शुरू में उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया, बाद में एनुअल मेंशन किया, तो ऊपर वाला एक महीने का लेना होता है बाय डिफॉल्ट, कुछ ऑप्शन से भी अंदाजा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या आया, 12 से मल्टीप्लाई किया 1,20,000 और 4800, तो 1,24,800 आ गई वैल्यू, ठीक है। अब काफी बच्चों का जो डाउट आ रहा है वो ये आ रहा है, सर 18.5% इनकम तो टैक्स फ्री थी, यही आ रहा है ना कि सर बच्चे सर कह रहे सर आपने ध्यान ही नहीं दिया यार, आप तो भूल गए 18.5% इनकम टैक्स फ्री है। तो मैं कह रहा हूं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कहना चाह रहे हो कि यहां पे जो आनी चाहिए वो 18.5 कम करके आनी चाहिए इनकम, यही कह रहे हो आप। अच्छा, एक बात बताओ, इनकम की क्या रेशियो होगी, I1 I2 होगी, कोई रेशियो I1 I2। अगर अगर 18.5% इनकम टैक्सेबल नहीं है तो कितनी टैक्सेबल है फिर, 18.5 कम कर दो इसमें से, 81.5% इनकम टैक्सेबल है। तो आप क्या करोगे, इनकम का 81.5% करोगे, I1 का 81.5%, I2 का भी 81.5%, उससे आपको किसकी रेशियो मिलेगी भैया, फिर कट जाएगा ना ये, तो रेशियो तो आपको I1 I2 की मिल रही है ना फिर। तो वही तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे कि जो रेट की रेशियो होगी उससे उलट I1 I2 की रेशियो होगी। अब यहाँ 91.81.5 81.5 लिख भी लो, फिर कट जाएगा वो, रेशियो तो इनकम की आएगी ना फाइनली। हमें तो इनकम की रेशियो चाहिए कि पहले कितनी थी और अब कितनी हो गई। तो पहले 7 थी अब 13 हो गई, 6 का इंक्रीज हो गया, बट ये तो कह रहा है 4800 का इंक्रीज हुआ है। तो 6 यूनिट की वैल्यू 4800, तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो 13 यूनिट की वैल्यू 10,400, तो एक महीने की इतनी इनकम है, 12 महीने की कितनी हो जाएगी, 1,24,800। मजा आया कि नहीं बताओ, क्या कर पाएंगे हम इस तरीके से। कुछ बच्चे लेट आए हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कल की क्लास अटेंड नहीं की हुई। लेट वाले बच्चों कोई बात नहीं, अगर कल की क्लास अटेंड करके आए तो सब परफेक्ट है। पर जो बच्चे बिगनर्स हैं जिन्होंने आज ही सब्सक्रिप्शन लिया है, तो उनको मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बताओ पहले कर सकता हूँ ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपको बच्चों, इससे ना थोड़ा मोरल डाउन हो जाता है। परसेंटेज की बेसिक्स क्लास वाली कल थी, तो आपको पहले वो वाली देखनी चाहिए, अब आज वाली अटेंड कर लो। बट आपको किसी पॉइंट पे भी लगने लगे ना समझ नहीं आ रहा, तो समझ आ रहा है तो चलते रहने दो, अगर किसी पॉइंट पे भी लगे समझ नहीं आ रहा, तो ये क्लास बंद करके पहले कल वाली क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो देखना, फिर इसकी देखना, और कल से आने वाले कल से टुमारो से लाइव वीडियो अटेंड करनी शुरू कर देना, ठीक है। तो ये मैं आपको बस रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। मान लो ये क्वेश्चन है कि किसी बंदे का इनकम टैक्स 23% से बढ़ गया, उससे उसकी नेट इनकम 2% से घट गई, तो आप जरा बताओ क्या चल रहा है। इनकम टैक्स वाले सवाल कई बच्चों को दुविधा में ले जाते हैं, और एक बार आप सीख जाओ फिर दिक्कत नहीं आएगी।
देखो इस सवाल का क्रक्स ना इस लाइन के अंदर, पहली लाइन में सब दिया हुआ है और पहली लाइन से बहुत इजीली हो रहा है, कम से कम डेटा बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई हो रहा है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले एक सिंपल सी बात समझो, इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप? किसी बंदे की कुछ इनकम होती है, अगर उसमें से अगर आप उसका इनकम टैक्स हटा दो, किसी बंदे की कुछ इनकम होती है उसमें से आप अगर उसका इनकम टैक्स हटा दो तो नेट इनकम मिल जाती है आपको। फॉर एग्जाम्पल आप सालाना 5 लाख रुपए कमाते हो, अगर उसमें से 40,000 रुपए आप टैक्स दे देते हो तो 4,60,000 रुपए आपकी नेक्स्ट नेट इनकम मानी जाएगी। ठीक है, अगर आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हो, 40,000 रुपए उसमें से टैक्स दे देते हो तो 4,60,000 रुपए आपकी नेट इनकम मानी जाएगी। ये बात आप मानते हो? अगर मैं आपके इनकम टैक्स को बढ़ा दूं, मान लो मैं आपके इनकम टैक्स को कर रहा हूं 40,000 से 60,000, तो आपकी नेट इनकम क्या हो जाएगी? 4,40,000 रुपए हो जाएगी। ये बात समझते हो आप? इसमें एक रिलेशन आप देख पा रहे हो, जितने से आपका इनकम टैक्स बढ़ा उतने से आपकी नेट इनकम घटी। मतलब जितना आपका इनकम टैक्स बढ़ता जाएगा उतनी आपकी नेट इनकम घटती जाएगी। अब मान लो मैं 60 की जगह पे 1 लाख रुपए टैक्स लगा दूं, तो आपने क्या किया, 40,000 टैक्स बढ़ा दिया, तो उधर भी आपको 4 लाख रुपए मिलेंगे, 40,000 आपकी नेट इनकम घट जाएगी। तो जितने से इनकम टैक्स बढ़ता जाएगा उतने से नेट इनकम घटती जाएगी। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इंक्रीज इन टैक्स इज इक्वल टू डिक्रीज इन नेट इनकम। कह सकता हूं बराबर होते हैं। अब ये कह रहा है कि इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 23%। कितना बढ़ गया इनकम टैक्स? 23%। ठीक है, सो यहाँ पे इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 23%, तो 23% ऑफ टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम कितने से घट गई? 2% से। 2% ऑफ नेट इनकम, नेट इनकम को एनआई लिख देता हूं मैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने परसेंटेज से परसेंटेज काट दिया, टैक्स बाय नेट इनकम इज इक्वल टू 2/23। मतलब आपको पता है इनकम माइनस टैक्स इज इक्वल टू नेट इनकम होता है ना। तो मैं टैक्स मान लेता हूं 2 यूनिट है और नेट इनकम कितनी हो गई? 23 यूनिट। तो किसी नंबर में से आपने 2 घटाया, आपको 23 मिला, मतलब वो नंबर कितना है? 25 यूनिट है। हम यहां पे पूछा जा रहा है कितने प्रतिशत टैक्स लग रहा है, कितने परसेंटेज टैक्स लग रहा है, ये पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, किस रेट पे इनकम टैक्स लगता है। तो भैया 2 यूनिट का टैक्स लगता है 25 यूनिट पे, 2 यूनिट का टैक्स लगता है 25 यूनिट पे, तो 100 पे कितना? 8% टैक्स लगेगा। 8% का टैक्सेशन होता है यहाँ पे। बताओ, मजा आया? क्या बात बनी? रिपीट कर दूंगा मैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझा के भेजूंगा, ये तसल्ली रखो। ठीक है, आए हो तो सीख के ही जाओगे बस। आप मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक चीज चाहे 10 बार बतानी पड़े मैं बताऊंगा, बट आपको लगता है कि सर को बार बार ना बताना पड़े। मुझे तो 100% सेटिस्फेक्शन रेट चाहिए, और अगर आपको लगता है कि मुझे बार बार ना बताना पड़े तो आप उतना ज्यादा अपना फोकस बना के रखो। ठीक है, क्योंकि मेरी सिंगल एक्सप्लेनेशन से अगर 99% बच्चों को समझ में आ जाता है तो 1% बच्चों में फोकस की कमी है। फिर भी सुनो दोबारा से, एक सिंपल सी बात बताओ। एक पर्सन है, मान लो आपकी बात की जाए, मान लो आप 5 लाख रुपए कमाते हो, 40,000 टैक्स भरते हो, तो 4,60,000 रुपए आपकी नेट आपके पास बचत हुई ना भाई। आप मान लो बैंक में काम करते हो, 5 लाख रुपए सैलरी आती है आपकी, अब सरकारी नॉर्म्स के हिसाब से आपको 40,000 सरकार को देने हैं, तो आपके पास बचे कितने? 4,60,000 रुपए, उसी में से खर्चा करोगे, वही आपके पैसे हैं, वही आपकी व्हाइट मनी है। तो आपने नेट इनकम जो आपके पास बच गई वो 4,60,000 रुपीज बच गई। अब मान लो सरकार ने कुछ रूल्स चेंज किए, कुछ टैक्स स्लैब्स बदल दिए, तो अब आपको क्या करना पड़ता है? 60,000 टैक्स देना पड़ता है। तो अब 5 लाख रुपए में से 60,000 टैक्स दे दोगे तो 4,40,000 रुपए बचे आपके पास। एक सिंपल सा रूल बना है इसके अंदर, ये देखो, टैक्स कितने से बढ़ गया आपका? 40 से हो गया 60, मतलब 20,000 से बढ़ गया। नेट इनकम कितने से घट गई? पहले 460 थी, अब 440 हो गई, ये भी 20,000 से घट गई। मतलब जितना जितना आपका टैक्स बढ़ेगा उतनी आपकी नेट इनकम घट जाएगी। अगर 20,000 से टैक्स बढ़ गया तो वही 20,000 से आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी। मतलब जितने से टैक्स बढ़ा उतने से नेट इनकम कम हुई। टैक्स की बढ़ोतरी और नेट इनकम में कमी दोनों बराबर होंगे। दोनों बराबर होंगे तो आपने देखा भाई टैक्स कितने से बढ़ रहा है, उसने क्लियरली बोला है भाई टैक्स को हमने 23% से बढ़ा दिया, तो 23% ऑफ टैक्स इतना बढ़ गया। जितना भी टैक्स आप देते थे उसका 23% बढ़ गया, तो 23% ऑफ टैक्स बढ़ गया।
और यहाँ पर अगर आप देखोगे नेट इनकम कितने से कम होगी, 2% से, तो 2% से नेट इनकम कम हो गई, तो जितनी नेट इनकम कम हुई वो ये है, जितना टैक्स बढ़ गया वो ये है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। परसेंटेज से परसेंटेज काटा, टैक्स बाय नेट इनकम की वैल्यू आ गई 2/23। मतलब मैं मान सकता हूँ कि 2 यूनिट तो टैक्स है और नेट इनकम है 23 यूनिट। अगर 2 यूनिट टैक्स देने के बाद 23 यूनिट बच रहे हैं तो कमाई कितने थे, पैसों की एंट्री कितनी हुई थी, कितने पैसे आए थे, 25 यूनिट पैसे आए थे भाई, 23 + 2, तो 25 पैसे आए थे, 25 के ऊपर 2 का टैक्स दे दिया था हमने, 25 आए थे, 25 के ऊपर 2 का टैक्स दे दिया, 2 का टैक्स दिया कितने पे, 25 पे, तो ये कितने प्रतिशत टैक्स दिया, क्या हम निकाल नहीं सकते क्या? 1/25 होता है 4%, उसका 2 गुना करना है, 8% आ जाएगा, या यहाँ पे काट दो, 4 दूनी 8, 8% रेट से हमें टैक्स दिया पड़ा, हमने देना पड़ा, 8% रेट से टैक्स देना पड़ा यहाँ पे। बताओ 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 बताओ, अभी अब तो क्लियर है ना परफेक्टली। चलो जी, कह रहे एक ना यहाँ पे कह रहे कि एक बॉयज और गर्ल्स के बारे में बात हो रही है, 55% बॉयज 71.42% गर्ल्स स्कॉलरशिप होल्डर्स हैं। बताओ कितने प्रतिशत गर्ल्स, कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली? आसान सवाल है, बेसिक परसेंटेज अंडरस्टैंडिंग का सवाल है। बड़ा ही आसान सवाल है ना। सबसे पहले आसान है या नहीं वो डिपेंड करता है कि आपको परसेंटेजेस ये वाली आती हैं कि नहीं, ठीक है। अगर आप नोटिस करो तो 55% है आपके पास, 55%, 55.55% है आपके पास, तो ये क्या होता है, ये 11.11% का 5 गुना होता है, 11.11% का 5 गुना होता है। 11.11% क्या होता है, 1/9, तो 1/9 का 5 गुना क्या हो गया, 5/9 हो गया। ये मैंने अभी आपको बताया 71.42% क्या होता है, 5 गुना होता है 14.28% का, मतलब ये क्या हो गया, 5 बाय, ये क्या है, ये 1/7 है, तो ये 5/7 हो गया बच्चों। दोनों चीजें बड़ी सिंपल है। अब यहाँ पे आपको पता है कि मान लो 9 तो बॉयज हैं और 7 गर्ल्स हैं, 9 बॉयज हैं 7 गर्ल्स हैं, ये आपको पता है, 9 बॉयज 7 गर्ल्स। कह रहा है 55.55% यानी कि 5/9 बॉयज को स्कॉलरशिप मिल गई। 5/9 बॉयज हम देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसका 9 का 5/9 क्या होगा, 5, इतने बॉयज को स्कॉलरशिप मिल गई, तो बाकी 4 को स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी, इनको स्कॉलरशिप मिल गई, इनको स्कॉलरशिप नहीं मिली होगी। और इधर कहा जा रहा है कि आगे 5/7 गर्ल्स को स्कॉलरशिप मिल गई, तो यहाँ पे आप देख रहे हो 7 का 5/7 क्या होगा, 5, 5 को स्कॉलरशिप मिल गई, 2 को स्कॉलरशिप नहीं मिली, ठीक है, सिंपल सी बात। तो फिर वो पूछ रहे हैं हमसे कि कितने प्रतिशत स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिली, तो कितनों को स्कॉलरशिप नहीं मिली भाई, 4 को इधर और 2 को इधर, यानी कि 6 को स्कॉलरशिप नहीं मिली। और टोटल बच्चे कितने हैं, 9 + 7 यानी कि 16, 16 बच्चे हैं, ठीक है जी। तो 16 में से 6 को स्कॉलरशिप नहीं मिली। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आ जाएगी 3/8। 3/8 का मतलब क्या होता है, 1/8 इंटू 100 क्या होता है, 12.5%। 3/800 उसका 3 गुना होगा, यानी कि 37.5%, 37.5%, ठीक है, 37.5% हमारा आंसर आएगा। आई डोंट थिंक किसी को दिक्कत आई होगी, बहुत आराम से समझ आने वाला सवाल है, बहुत इजी क्वेश्चन था, अभी तक का बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी सही था। चलो ये देखते हैं कितने बच्चे अब गलती किए बिना बनाएंगे।
फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, बात हो रही है कमलेश की। कमलेश को तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, नहीं भी जानते होंगे तो इन्होंने उस सॉल्यूशन को छोड़ के और इस सॉल्यूशन की तरफ मूव किया, हम भी इधर ही मूव कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है, मान लो यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात हो रही है, कह रहा है इन द फर्स्ट ईयर द सैलरी इंक्रीज्ड बाय 12.5%। तो कह रहे हैं ठीक है, सैलरी पहले 12.5% से बढ़ गई, उसके बाद सैलरी बढ़ गई 14.28% से, फिर उसके बाद देखा तो सैलरी में इंक्रीज हुआ 6.66% से, और उसके बाद इंक्रीज आया फिर से 7.14% का। तो ये 4 सालों की बात हो रही है, ठीक है, 4 सालों की बात हो रही है। और द सैलरी आफ्टर 4 years विल बी 43,200, और ऐसा करने के बाद जो फाइनली नंबर आया वो 43,200 आया। और ये कैसे आया नंबर, पहले ये वैल्यू 12.5% से इंक्रीज हुई, फिर ये वैल्यू 14.28% से डिक्रीज हुई, फिर ये वैल्यू 6.66% से इंक्रीज हुई, और फिर ये वैल्यू 7.14% से इंक्रीज हुई। कुछ इनिशियल वैल्यू थी, देखिए कुछ इनिशियल वैल्यू थी। तो बच्चों क्या होता है, 12.5% से वो वैल्यू बढ़ जाती है, बढ़ने के बाद जो नई वाली वैल्यू आती है ना, उसको 14.28% से कम बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है, सॉरी यहाँ पे। फिर जो बड़ी हुई घटी हुई वैल्यू नई वाली आती है उसको 6.66% से इंक्रीज किया जाता है, फिर जो नई वाली वैल्यू आती है उसको 7.14% से इंक्रीज किया जाता है। अब ये किसी वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, बड़ी हुई वैल्यू को फिर घटा रहे हैं, घटी हुई वैल्यू को फिर बढ़ा रहे हैं, फिर बड़ी हुई वैल्यू को फिर बढ़ा रहे हैं। तो ये क्लियर इंडिकेशन है किसकी, सक्सेसिव की, क्लियर इंडिकेशन है सक्सेसिव की। अब सबसे पहली बात, सक्सेसिव लगाने से पहले इन सबके फ्रैक्शंस आने चाहिए। इसका फ्रैक्शन क्या है बच्चों, ये 12.5% है तो ये 1/8 है, ये 14.28% है तो ये 1/7 है, ये 6.66% है मतलब ये 1/15 है, और ये 7.14% है मतलब ये 1/14 है। ठीक है जी, बहुत सिंपल। सबसे पहले 1/8 से वैल्यू बढ़ गई, 1/8 से वैल्यू बढ़ गई मतलब हम कह सकते हैं कि वैल्यू पहले 8 होती थी, अब 1 बढ़ के 9 हो गई। उसके बाद 1/7 से वैल्यू घट गई, मतलब पहले वैल्यू 7 होती थी, फिर 1 घट के अब वो 6 हो गई। 1/15 से वैल्यू बढ़ गई, मतलब वैल्यू पहले 15 होती थी, फिर 1 बढ़ के 16 हो गई। और फिर वैल्यू 1/14 से इंक्रीज हो गई, मतलब वैल्यू 14 से 15 हो गई। सक्सेसिव आप सबको अच्छे से याद है, हम ऐसा वर्टिकली मल्टीप्लाई कर देते हैं, वर्टिकली मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो आप ऑब्वियसली, जैसे कि 15 से 15 कैंसिल हो गया, ठीक है, 8 से ये 2 गुना कैंसिल हो गया, 2 से ये 7 गुना कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू क्या आई, 7 7 49, और यहाँ क्या वैल्यू आई 54। ठीक है, तो वैल्यू शुरू में जो थी वो 49 थी, लास्ट में हो गई 54। ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू है। हमारे पास दोनों में से कौन सी वैल्यू है, हमारे पास फाइनल वाली वैल्यू है 43,200। ठीक है, तो ये 43,200 की वैल्यू वाली वैल्यू है हमारे पास, कि ये जो 54 यूनिट्स है ये ₹43,200 के बराबर है। तो एक यूनिट की क्या वैल्यू हो गई, आपने 54 से काट दिया इसको, 5 का 8 गुना होता है 40, 4 का 8 गुना होता है 32, तो ये एक्जैक्टली 400 टाइम्स आ गई वैल्यू। अब एक यूनिट की वैल्यू है 400, तो 49 यूनिट्स की वैल्यू क्या होगी, 49 इंटू 400। 5 का 4 गुना होता है 20, ठीक है, 5 का 4 यहाँ पे 50 का 4 गुना करोगे 200 आएगा, तो 200 में से 4 कम, यानी कि 196 और 2 0। तो शुरू में ये वैल्यू थी 19,600, कितनी थी ये वैल्यू, 19,600, और अब ये बढ़कर यहाँ पे इंक्रीज होकर हो गई है, ये क्या है, ये कुछ गड़बड़ है क्या इसके अंदर कहीं, 43,000, अच्छा 8 लिखना चाहिए ना, मैं 4 क्यों लिख रहा हूँ, अच्छा बोला मैंने 8 है, मैंने लिख 4 दिया, तो यहाँ 8 आएगी वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये 50 का जब आप 8 गुना करते हैं तो आपको मिलता है 400, 400 में से आपको 8 कम करना पड़ेगा, 400 में से आप 8 कम करोगे तो 392 आएगी वैल्यू, ठीक है, 392, 39,200 आ जाएगी वैल्यू, 39,200, यानी कि बी ऑप्शन ने बहुत ही नीट एंड क्लीन और आपको सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिटेल में समझाया। क्या सभी को समझ में आ गई बात, बहुत आराम से। और हमने सक्सेसिव बेसिक में बेसिक से पढ़ा हुआ है, तो अब दोबारा उसकी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, पढ़ा हुआ है ना बेसिक से, भूल तो नहीं गए हो, सक्सेसिव याद है ना, भूले तो नहीं हो। ऐसा क्यों होता है ये याद है ना, ऐसा क्यों होता है, हम ऐसे क्यों वर्टिकली मल्टीप्लाई करते हैं, डेरिवेशन सब पढ़ाई हुई है। चलो बहुत बढ़िया, अगर आपको यहां अच्छे से समझ में आ गई है वो चीज, तो आप यहां भी लगा के दिखा सकते हो मुझे, बताओ जल्दी से फिर यहाँ क्या वैल्यू आएगी।
सबसे मेन हिंट दे दिया मैंने, अब तो कोई सवाल नहीं अटकना चाहिए। देखो जी ध्यान से, एक सिटी की पॉपुलेशन है और वो इंक्रीज हो रही है, 3 अलग अलग जगह पे यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये पॉपुलेशन पहले बढ़ी 57.13% से, आपको 57.13 या 14 कुछ भी लिखा मिल सकता है, दोनों बातें सेम ही है। 57.13%, फिर ये बढ़ी 41.66% से, फिर ये बढ़ी 46.66% से। काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे, काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ पे इस तरीके से ये जो परसेंटेजेस है वो सोच रहे होंगे सर हमें तो आती ही नहीं है। किसी को नहीं आती, परेशान नहीं होना। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, जैसे वैसे ही अपने पेपर पे लिख के रखो, जब भी ऐसा कुछ आए देख के कर लो, एक टाइम पे अपने आप याद हो जाएगी, रटना नहीं है, टाइम के साथ अपने आप याद हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू शुरू में दी हुई है आपको कितनी थी, यहाँ पे वैल्यू थी शुरू में 65610। तो ऐसे हो गया, ये पहले वैल्यू इंक्रीज हो गई, फिर वैल्यू डिक्रीज हो गई, वैल्यू फिर इंक्रीज हो गई। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वैल्यू क्या हुई है, 4/7 से इंक्रीज हुई है, देख पा रहे हो, पहले वैल्यू 4/7 से इंक्रीज हुई है, मतलब वैल्यू पहले 7 थी और फिर 4 बढ़ के 11 हो गई। ठीक है, उसके बाद वैल्यू डिक्रीज हुई है 5/12 से, मतलब वैल्यू पहले 12 थी, फिर 5 कम हो गई और अब 7 हो गई। उसके बाद वैल्यू 46.66% से इंक्रीज हो गई, मतलब 7/15 से इंक्रीज हो गई, मतलब वैल्यू पहले 5-15 थी, फिर 7 बढ़कर 22 हो गई। ठीक है, ये भी हो गया, 7/15 से वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब अपने सामने ये है, कुछ कट रहा है तो काट सकते हो आप, जैसे कि 7 से 7 गया, इसको भी काट सकते हो आप, 2 से काट दिया 6 आ गया, 2 से काट दिया 11 आ गया। तो वैल्यू यहाँ पे 90 से हो गई 121, पर वैल्यू थी क्या पहले, 6561 6561 थी ये। अच्छा ये क्या होता है 65610, इसको मैं दिमाग में सोच सकता हूँ कि ये 81 है, 81 का स्क्वायर है, मतलब 9 की पावर 4 इंटू 10 है, 81 का स्क्वायर यानी कि 9 की पावर 4 इंटू 10 है। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 729 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 90 को अगर मैं 9 क्यूब से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ मुझे यही वैल्यू मिलेगी। तो इधर भी 729 से आप मल्टीप्लाई कर दो, 729 को 121 से करना है, आप 2 बार 11 से कर दो। 729 को मान लो आपने 11 से मल्टीप्लाई किया तो 7 लिखा 9 लिखा, 9 और 2 11, एक लिखा यहाँ पे, एक हो गया कैरी, 7 और 2 9, 9 और 1 10, जीरो लिखा यहाँ पे, 1 आगे चला गया, तो ये बन गया 8019। इसको दोबारा से एक बार 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 लिखा यहाँ पे, 9 लिखा यहाँ पे, 9 और 1 होता है 10, तो 0 लिखा यहाँ पे, 1 चला गया कैरी, 1 प्लस 0 होता है 1, 1 और 1 हो गया 2, 0 प्लस 8 होता है 8, तो ये हो गया 8। तो 88209 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ये रहा आपका आंसर, आ गया 88,209 हो जाएगी आपकी वैल्यू। बताओ कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, कोई संदेह है तो बता दो। सेम था, बस कैलकुलेशन का गेम था। अब काफी सारे बच्चे कहते हैं लास्ट वाले स्टेप पे बच्चों को थोड़ा इशू आया, कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं दोबारा से। बच्चों ये एकदम से कैसे सपना आया 729 है, बच्चों यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अब 0 0 तो रहने दो, 0 से 0 तो कट गई, देखो 0 से 0 तो कट गई। ये क्या है पता है, मुझे तो पता है 81 का स्क्वायर होता है ये। ठीक है, 81 का स्क्वायर मतलब 81 खुद 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 के स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 9 की पावर 4। तो यहाँ 9 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 9 की पावर 4 बन जाए, 9 को 9 क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो 9 की पावर 4 मिल जाएगी, 9 क्यूब मतलब 729। अगर एक क्यूब की एक यूनिट की वैल्यू आ गई 729, आप 121 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। अब एक तो बच्चा सीधा मल्टीप्लाई करे 121 से, एक 11 11 से 2 बार कर लो, 121 किससे बना, 11 और 11 से बना। तो मैंने क्या किया, पहले 729 को 11 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8019 आ गया, फिर दोबारा 11 से कर दिया, फिर 88209 आ गया, क्योंकि 11 से करना तो बहुत आसान होता है। ठीक है, तो 88209 हमारा आंसर आ गया, ये हमारी फाइनल वैल्यू होगी। एक और सेम सवाल जल्दी बनाएंगे।
देखो जी, यहाँ वैल्यू 3 तरीकों से चेंज हो रही है। उन तीनों की वैल्यू भी हम सीखेंगे क्या होगी और कैसे-कैसे होगी। आप सबने बना लिया होगा, मैं चाहूँगा कि बस अब आप लिखना छोड़ें और मेरी बात सुनें। यहाँ वैल्यू पहले डिक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद देखा गया तो वैल्यू फिर इंक्रीज़ हुई, फिर उसके बाद देखा गया तो वैल्यू फिर से इंक्रीज़ हो गई। ठीक है जी। कैसे-कैसे चेंजेज़ हुए हैं? पहले वैल्यू 28.56% से डिक्रीज़ हुई है। उसके बाद वैल्यू 16.66% से इंक्रीज़ हुई है। फिर उसके बाद वैल्यू फिर 27.27% से इंक्रीज़ हुई है। ठीक है जी। अब ये क्या नंबर्स होते हैं? 14.28 का डबल है, 1/7 का डबल है, मतलब ये 2/7 है। ये 1/6 है और ये क्या है? 9.09% का डबल 3 गुना है, मतलब 1/11 का 3 गुना है, ये 3/11 है। यहाँ पे वैल्यू डिक्रीज हुई है, यहाँ वैल्यू इंक्रीज हुई है और उसके बाद फिर से वैल्यू इंक्रीज हुई है। ठीक है जी। तो 2/7 का डिक्रीज मतलब पहले वैल्यू 7 थी और अब 2 कम होकर 5 हो गई। वैल्यू 1/6 से इंक्रीज हो गई, मतलब पहले वैल्यू 6 थी, फिर 1 इंक्रीज होकर 7 हो गई। और उसके बाद 3/11 से इंक्रीज हुई, मतलब पहले वैल्यू 11 थी, फिर 3 इंक्रीज होकर 14 हो गई। यही बात है। कुछ कट रहा है तो काट दो, जैसे कि 7 से 7 कट गया, 2 से काटा 3 टाइम्स, 2 से काटा 7 टाइम्स। तो यहाँ पे आ गई वैल्यू, पहले 33 थी और अब ये वैल्यू 35 हो गई। पहले वैल्यू 33 थी, अब 35 हो गई। आपको क्या वैल्यू दी हुई है? आपको वैल्यू दी हुई है कि स्टार्टिंग में वैल्यू इतनी थी 21450, तो 33 यूनिट्स की वैल्यू हो गई 21450। ये वैल्यू है आपके पास। आपने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से और उसी हिसाब से सिंप्लीफाई कर लेना है। जैसे कि मान लो आपने इसको 3 से कैंसिल किया, 11 आ गया। 3 से कैंसिल करोगे, 3 का 7 गुना, 3 का 1 गुना 750, और उसके बाद आप 11 से दोबारा काट दो। 11 से काटा आपने, 11 का 6 गुना, 11 का 5 गुना, और ये 0 आ गया। ठीक है। अब आपने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है कि फाइनल वैल्यू क्या होगी। अब आप चाहो तो इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 35 को 650 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा। या फिर आप ये सोचो कि वैल्यू कितनी बढ़ गई, 2 यूनिट इंक्रीज हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 650 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 1300। तो वैल्यू को 1300 बढ़ा दो बस आप। ठीक है, 1300 इंक्रीज कर दो वैल्यू को। तो पहले वैल्यू थी 21450, अब आपने इसको 1300 बढ़ा दिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22750, 22750। 22750 आपका आंसर आ जाएगा। हम समझ गए? अब सक्सेसिव में कॉन्फिडेंस आ रहा है? कॉन्फिडेंस आ रहा है सक्सेसिव में? ये मैंने जानबूझ के सिंपल सिंपल ऐसे ऐसे स्ट्रेट क्वेश्चंस रखे हुए हैं जो बहुत इजीली सक्सेसिव जिसमें लग जाए। फिर कई बार जब सक्सेसिव नहीं दिख रहा होगा ना, फिर हम लगा के देखेंगे, फिर और मजा आएगा। जब दिखेगा नहीं फिर भी लगा देंगे हम। चलो इसको बताओ। देखो जी, ध्यान से समझना मेरी बात को। एक तरफ है अरुण और एक तरफ है राजन। आपने देखा अरुण और राजन की बात हो रही है, 2:3 की रेशियो है उनकी। ठीक है, आप देखेंगे कि अरुण का वेट अगर 200 है, राजन का वेट कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। हमने वैसे एक नंबर एज्यूम कर लिए, 2:3 के अंदर कोई भी 2 नंबर एज्यूम कर लिया हमने। तो अगर इन दोनों का टोटल वेट देखोगे तो आपको कितना मिलेगा? 200 + 300, टोटल वेट मिलेगा 500। ठीक है। कह रहा है अरुण का जो वेट है वो इंक्रीज हो गया 22% से। अरुण का वेट अगर 22% से बढ़ गया तो मैं क्या बोलूं, 200 में कितना बढ़ गया? 22% कितना होगा? 44। इतना ही होगा 22% इसका। 22 2 44, 2 जीरो तो कट जाएंगी। राजन का वेट हमें नहीं पता कितने से बढ़ा या घटा है, जो भी हुआ हमें नहीं पता। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अरुण और राजन का अगर कंबाइंड आप देखोगे तो इंक्रीज हो गया 34% से। 34% कितना होता है इसका? 170 होता है।
34% से इंक्रीज हो गया भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते हैं। तो बाकी अगर आप यहां देखोगे तो कितने से इंक्रीज हो गया 44, अगर यहाँ 44 हुआ प्लस इसका मिला के 170 हुआ है, तो अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना इंक्रीज हुआ होगा, 170 में से आप 44 घटा दो, 126 आ जाएगी वैल्यू। तो 126 का इंक्रीज हुआ है 300 पे। अब 126 का इंक्रीज हुआ बच्चों 300 पे, तो 100 पे कितने का, तो आपने यहाँ कैंसिल किया, 00 से 00, 3 4 12, 3 2 6, 42% से यहाँ पे राजन का वेट बढ़ेगा। अब बच्चे कहते हैं सर आपने तो 85 kg का यूज ही नहीं किया, तो मैं कहूंगा मुझे कोई डॉक्टर ने सलाह दी है कि उसका यूज जरूर करना है, जरूरी थोड़ी है। जब परसेंटेज पूछा है, मेरा उसके बिना ही काम चल रहा है, तो मैं क्यों यूज करूंगा, मैंडेटरी थोड़ी है यूज करना। समझ में आई मेरी बात, समझ में आई मेरी बात? अरे आई कि नहीं आई बता तो दो। बच्चे जो कह रहे हैं एलिगेशन लगाना है, एलिगेशन लगाएंगे ही नहीं हम, अभी सीखेंगे तो सीखा ही नहीं, अगर सीखा ही नहीं तो अभी कैसे लगा देंगे, एलिगेशन जब सिखाएंगे तब लगाएंगे भी सही। ठीक है, अभी क्या है देखो, कुछ बच्चों के सवाल आ रहे हैं, आने लाजमी भी है। अक्सर हमारी आदत बनी हुई है क्वेश्चन की हर वैल्यू को उठाने की, हमने नहीं उठाना, हमने स्मार्ट बनना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखना चाहिए ना, उसने पूछा क्या है, उसके हिसाब से हम वैल्यूज का यूज करेंगे। उसने पूछा है कि परसेंटेज कितना चेंज होगा राजन के वेट का। अब मुझे पता है परसेंटेज चेंज एग्जैक्ट वैल्यू पे कभी डिपेंड नहीं करेगा, परसेंटेज डिपेंड करेगा कि वो दोनों की रेशियो क्या है आपस में, उसके ऊपर। तो अगर मैंने यहाँ पे देखा कि मैंने क्या किया, कोई भी दो नंबर एज्यूम कर लिए जो 2:3 की रेशियो में है। आप 20 और 30 भी मान सकते हो, आप 200 300 मान सकते हो, आप चाहो तो 24 और 36 भी मान सकते हो, वो भी 2:3 की रेशियो में होते हैं। तो कोई दो नंबर मान लो, मैंने माने 200 300 क्योंकि पीछे 100 लगा है, 2 जीरो लगी हैं, तो परसेंटेज कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहती है, इसलिए मैंने मान लिए ये नंबर्स। तो इसलिए मैंने 200 और 300 एज्यूम कर लिए, क्योंकि ये इस 2:3 की रेशियो में है। तो 200 अरुण का वेट है, 300 राजन का वेट है, टोटल वेट 500 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे 22% इंक्रीज हो गई, 22% इसकी कितनी होगी 44, यहाँ पे ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है 34%, 34%, इसका 34% क्या होगा 34 का 5 टाइम्स हो जाएगा जी। या फिर मैंने आपको पढ़ाया है परसेंटेज में, आप चाहे 34% निकालो 500 का, चाहे 50% निकाल लो 340 का, बात तो एक ही है, 170 आएगा। अगर दोनों का मिला के वेट बढ़ा 170 से, जिसमें से अरुण का बढ़ा 44 से, तो राजन का कितने से बड़ा होगा 170 माइनस 44, तो बचा कितना 126, राजन का वेट 126 से बड़ा होगा। तो 126 का इंक्रीज हुआ 300 पे, तो 100 पे कितने का 42%, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है, फर्क नहीं पड़ता एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं आप इसमें। बताएंगे जल्दी से ये, देखो समझो ध्यान से, यहाँ पे क्या चल रहा है, चेतन ने 60% अपनी इनकम का खर्चा करता है, ठीक है, मतलब अगर वो 100 रुपए कमाता है तो वो 60 का तो खर्चा कर देता है। अगर वो 100 रुपए कमाता है, मान लो ये इसकी इनकम है, तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया 60 का, तो वो सेव कितना कर लेता है, उसकी सेविंग्स कितनी हो गई, उसकी सेविंग्स हो गई 40। अगर वो 100 कमाता है, उसमें से 60 का खर्चा कर देता है, 40 की सेविंग्स हो गई उसकी। उसके बाद हमने देखा कि इनकम को आप इंक्रीज कर दो 45% से, 100 इनकम है, अगर आपने 45% से बढ़ा दिया इसको, तो कितने से बढ़ गई है 45 से बढ़ गई, तो 145 हो गई इसकी इनकम। और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दो 50% से, एक्सपेंडिचर 50% से बढ़ गया, मतलब इसका आधा, आधा कितना है इसका 30, तो ये 90 हो गई वैल्यू। तो अगर 145 कमा के 90 का खर्चा कर देता है भाई, तो ये बचाता कितना है, बचाता है 55, 55 बचाता है। तो पूछ रहे हैं सेविंग्स कितने प्रतिशत से बढ़ी, तो सेविंग्स यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इंक्रीज हुई है 15 से। अब 15 का इंक्रीज हुआ है 40 पे, तो 100 पे कितने का, 5 से काटा 3/8 आ गई वैल्यू, 3/8 मतलब 37.5%। अब काफी बच्चों के दिमाग में ये आता है सर 60% आप मान रहे हो, 60% तो आप 3/5 लेते हो, तो आपने ये क्यों नहीं लिया कि 5 में से 3 का खर्चा करता है, 2 सेव कर लेता है। इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे बाद में उसका 45% भी निकालना था। तो आप अगर देखो 60% का क्या मतलब होता है 3/5,
और बाद में मुझे उसी नंबर का 45% भी निकालना है जिसकी फ्रैक्शन होती है 9/20। आप देख रहे हो उसके नीचे 20 और 5 दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलो 20 मान लेता तब भी बन जाता ये सवाल, 20 मान लेता तब भी ये सवाल बन जाता, बट यहाँ पे में भी दिक्कत आ सकती थी, तो मैंने इसी हिसाब से नंबर एज्यूम किया, ठीक है। आपने एक बड़ा नंबर एक 100 लेके चला, क्यों लेके चला, क्योंकि उसके 2 परसेंटेजेस कैलकुलेट करने थे, इसलिए 100 लेके चला मैं। 100 के मुझे एक तो 60% निकालना था यहाँ पे, और बाद में उसका 45% इंक्रीज भी करना था, इसलिए मैंने 100 माना। ऐसा कोई रटना नहीं है कि हर बार 100 ही मानना है, जगह देख के, सवाल देख के अप्रोच रखना है, ठीक है। तो हमने 100 एज्यूम किया, उसमें से 60 का एक्सपेंडिचर, 40 की सेविंग्स। यहाँ पे इनकम 45% बढ़ गई तो 145 हो गई, एक्सपेंडिचर 50% बढ़ गया, 60 का 50% 30 होता है तो वो हो गया 90। और तो सेविंग्स कितने से बढ़ेंगी, ऑब्वियसली अगर 145 में से वो बंदा 90 का खर्चा कर देता है तो 145 माइनस 90 यानी कि 55 सेव करता होगा। तो पहले वो बंदा 40 सेव करता था, अब वो 55 सेव करता है, तो उसकी सेविंग्स कितनी बढ़ गई, 15 बढ़ गई। तो 15 का इंक्रीज हो गया सेविंग्स का 40 पे, 15 का इंक्रीज 40 पे, तो 100 पे कितने का, आपने 5 से कैंसिल किया, 3/8 वैल्यू आ गई। 3/8 का क्या परसेंटेज होता है, 37.5% होता है, तो 37.5% हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट है तो बताइए। मैंने पहले रिपीट कर दिया वैसे। सर ऑलवेज इसी टाइप से होगा क्या, ऑलवेज का कुछ नहीं होता, मैथ्स में कुछ ऑलवेज एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। ऑलवेज का मतलब होता है वी आर गोइंग इनटू अ कंफर्ट जोन। तो कोई भी चीज अगर ऑलवेज हो रही है तो वो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट सिखा सकता हूं कि आप सवाल देख के अपना कॉन्सेप्ट बदल के अपने हिसाब से चीजों को चला सको, आपको इतना लायक बना सकता हूं, बट आप ये चीज मुझसे मत एक्सपेक्ट करना कि कोई चीज बता रहा हूं एंड दैट विल वर्क ऑलवेज। ऑलवेज कभी कुछ वर्क नहीं करता, और करता है तो वो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो बच्चे एलिगेशन के बारे में बात कर रहे हैं कि एलिगेशन इसमें लगेगा, बेशक लगेगा या नहीं लगेगा, बात है कि इस टाइप में नहीं यूज होता एलिगेशन, इसमें लग भी नहीं रहा है, कोई लॉजिक भी नहीं है। और एक बच्चा कह रहा है इसमें सक्सेसिव लगेगा क्या, सक्सेसिव बच्चों तब लगता है जब आपकी डॉट्स कनेक्टेड चलती हैं। जैसे कि अगर आप देखो इसमें से 60% है, आगे एक्सपेंडिचर देखो इसमें से 60% गया, उसके बाद उसका 50% इंक्रीज हो गया, तो यहां तो डॉट कनेक्टेड चल रही हैं, बट इसके अलावा और कहां डॉट्स कनेक्ट चल रही हैं, नहीं चल रही। और हमें पहुंचना यहां तक है जहां पे कोई डॉट ही नहीं कनेक्ट हो रही। तो वहां पीछे क्या हो रहा था, जब हम सवाल कर रहे थे तो कोई वैल्यू घटती थी तो वही वैल्यू दोबारा बढ़ती थी, फिर वही वैल्यू दोबारा बढ़ती थी, डॉट्स कनेक्ट थी, चेन नहीं टूट रही थी। इसके अंदर चेन टूट रही है, जब चेन टूटती है तब हम सक्सेसिव नहीं लगा सकते, ये बनाओ। देखो जी ध्यान से समझना, बात हो रही है राधेश्याम जी की। राधेश्याम जी क्या करते हैं, अपनी जितनी भी कमाई होती है उसमें से 30% खर्चा कर देते हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि जितनी भी कमाई है उसको 30% कम कर देते हैं, तो खर्चा हो गया तो पैसा कम हो गया ना अब। तो राधेश्याम जी के पास कुछ पैसे थे, उन्होंने उसको 30% कम कर दिया, ठीक है जी। अब जो बचे हुए रिमेनिंग पैसे थे उसमें से 40% उन्होंने कन्वेयंस पे एंड क्लॉथ्स पे खर्चा कर दिया। तो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो बचे हुए पैसे थे उसको फिर 40% कम कर दिया। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद फिर अगर आप आगे बढ़ोगे, फिर जो बचे हुए पैसे हैं उसमें से 50% सेव कर लिया, तो एक तरह से मैं कह सकता हूं कि अपनी वैल्यू को फिर 50% कम कर दिया, तो उनको एक नई वैल्यू मिल गई। कह रहे हैं कि अगर उनकी मंथली सैलरी है 36,800, वो कह रहे हैं कि अगर ये वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं 36,800 रुपए, अगर मैं ये आपको दे रहा हूं, तो बताओ जरा कितना पैसा सेव किया उन्होंने, मतलब ये वैल्यू बता दो। तो ये क्लियर कट सक्सेसिव दिखाई दे रहा है आपको, क्लियर कट सक्सेसिव। तो वैल्यू पहले 30% से कम हुई, 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, तो मतलब वैल्यू पहले 10 थी, 10 पे 3 कम हो गया, अब 7 हो गई। उसके बाद वैल्यू 40% से कम हो गई, 40% की मतलब होता है 2/5, मतलब वैल्यू पहले 5 थी, फिर 2 कम होकर 3 हो गई। उसके बाद वैल्यू 50% से कम हो गई, मतलब 1/2 से कम हो गई, मतलब वैल्यू पहले 2 थी, फिर 1 कम होके 1 हो गई। अगर हम कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं, बाकी कुछ कट नहीं रहा तो वर्टिकली मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो आपको दिख रहा है कि ये बंदे के पास पैसे थे 100 और अब बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 21, तो ये बंदा 21% सेव करता है, तो आप 21% की वैल्यू निकाल लो, क्या ही दिक्कत है। तो यहाँ पे 10% इसका है 3680,
उसका अगर आप डबल कर दोगे तो आपको 20% की वैल्यू पता लग गई, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे आप कि 100 की वैल्यू है 36800, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डबल जीरो से ये कट गया, 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 368, तो 21 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 368 से मल्टीप्लाई कर दो, बस सिंपल। तो 3680 का डबल करोगे तो 7200 प्लस 160 मतलब 7360 आपको मिलेगा, और ये तो 20% हो गई वैल्यू, और उसके बाद 1% यानी कि 368 इसमें और जोड़ दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7728, 7728, 7728 हो जाएगी वैल्यू। ठीक बात है, क्या ये बात क्लियर है सबको? बहुत आराम से, बहुत ही स्मूथ है, आप स्मूथ समझने की कोशिश करो, इंटरेस्टिंग चीजें होंगी, मजा बहुत आएगा। अच्छा, कितने बच्चे हैं जो आज भी खेलते होते हैं, बॉयज या गर्ल्स, कितने लोग हैं जो आज भी खेलते हैं? मैं मोबाइल गेम्स की बात नहीं कर रहा, कितने लोग हैं जो आज भी खेला करते हैं? मोबाइल गेम्स की बात नहीं कर रहा मैं खेलने की बात कर रहा हूँ। मोबाइल गेम्स इज जस्ट इरिटेशन और कुछ भी नहीं। हम सोशल प्रेशर को, जो हमारे पास हमारी सोसाइटी का प्रेशर होता है, हम बस सारा गुस्सा फोन पे निकाल देते हैं खेल के। फोन में खेल नहीं होते कभी। कितने बच्चे खेलते हैं? मुझे मेरे काम का गेम लग रहा है कुछ इसमें से। 3 ही चीज मुझे दिखी हैं बस पूरे उसमें जो मुझे काम की लगी हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और स्नूकर। तो ये 3 मेरे काम के हैं जो मैं खेलता हूँ। टीटी मुझे खेलना नहीं आता। एक बार मैंने बैंगलोर ऑफिस में कोशिश की थी खेलने की, तो बहुत बुरा खेला था मैं। टीटी गेम बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मतलब आपने उसमें ना अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना होता है। मतलब आप अपने एग्रेशन को कंट्रोल करना पड़ता है उसके अंदर आपको, और एक परफेक्ट उसको शॉट लेना होता है। अगर स्लो किया, एग्रेशन कंट्रोल नहीं किया, तो वो वैसे ही हार गए आप, कोर्ट से बाहर चली जाएगी बॉल। और अगर एग्जैक्ट पावर नहीं दी तो वो सामने वाले के कोर्ट तक नहीं जाएगी। तो बहुत ही बैलेंस चाहिए होता है उसके अंदर। मैंने जानबूझ के ये बात की है क्योंकि मुझे पता है 1 घंटे तक लगातार कोई फोकस नहीं रह सकता। ठीक है, तो पढ़ाई कंटिन्यू कर लो। ठीक है, चलो अगला सवाल। 1 घंटा हो गया था हमारे काम को, इसलिए अब अभी तक हमने सुना था एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा तो क्या करेंगे। अब मान लो प्राइस भी बदल रहा है, कंजम्पशन भी बदल रही है, एक्सपेंडिचर भी बदल रहा है, अब क्या करोगे? अब सीखते हैं ये चीज। करो फटाफट से, जल्दी से, फटाफट से बताना मुझे। ध्यान से समझो सारे के सारे बच्चे, पूरे फोकस के साथ। अभी बंदा पता क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्राइस जो है 32% से इंक्रीज हो गए। सबसे पहले हमें 32% का पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। 32% जो होता है ना, वो 8 गुना होता है 4% का, और हमें 4% तो पता ही है क्या होता है, 1/25 होता है। तो मतलब 32% होता है 8/25। ठीक है, ऐसे हमें दिमाग में सोचना चाहिए था। एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ गया। 20% तो हम सब बच्चे जानते ही हैं क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक बात है। मतलब अगर मैं देखूं प्राइस के साथ क्या हुआ है, प्राइस 32% यानी कि 8/25 से इंक्रीज हो गया। मतलब प्राइस पहले 25 था, फिर 8 बढ़ के 33 हो गया। प्राइस पहले था 25, फिर 8 बढ़ के हो गया 33। ठीक है, और उसके बाद कंजम्पशन की बात की, सॉरी कंजम्पशन की नहीं, अगर एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ है, 1/5 से उन्होंने एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर दिया है। A family reduces its consumption so that the increment in the expenditure of the rice is only 20%। ठीक है, रिड्यूस तो की है कंजम्पशन, बट थोड़ी किया है, बिल्कुल कम नहीं कर दी कि भाई हमारा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट ही हो जाए, ऐसा नहीं किया उन्होंने। उन्होंने थोड़ी सी कम की ताकि एक्सपेंडिचर 20% से इंक्रीज हो बस। तो 20% मतलब 1/5 से इंक्रीज हो, मतलब एक्सपेंडिचर 5 होगा तो वो 1 बढ़ के 6 हो जाएगा। ठीक है जी।
अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या सीखा हुआ है? हमने सीखा हुआ है कि प्राइस को जब हम कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्सपेंडिचर मिल जाता है, ये हमें पता है। तो अगर मुझे इसी तरीके से देखना हो, मुझे कंजम्पशन की वैल्यू चाहिए हो, तो मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करूं। अगर मुझे कंजम्पशन की वैल्यू चाहिए और एक्सपेंडिचर को मैं प्राइस से डिवाइड करूं तो मिल जाएगी ना मुझे। मतलब एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करते हो आपको कंजम्पशन मिल जाता है। बेसिक फॉर्मूला, प्राइस इंटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। प्राइस को राइट साइड ले जाओ, कंजम्पशन क्या होगा? एक्सपेंडिचर बाय प्राइस। तो अगर एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड करने से कंजम्पशन मिल जाता है, तो फिर एक्सपेंडिचर की रेशियो को प्राइस की रेशियो से डिवाइड करने पे कंजम्पशन की रेशियो मिल जाएगी। एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है? 5:6 और प्राइस की रेशियो क्या है? 25 और 33। कर दिया डिवाइड। तो ये क्या होगी? ये होगी आपके कंजम्पशन की रेशियो। काट दो, कट रहा है जो 5 गुना काटा, ये उधर चला गया, 3 से काटा 2 आ गया, 3 से काटा 11 आ गया, तो 11 और 10 आ गई वैल्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, देखो ये 1/5 इस टू 2/11 बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया 11 और 10। तो उन्होंने कंजम्पशन को 11 से 10 कर दिया, मतलब यहाँ पे कंजम्पशन को 1 कम कर दिया इन्होंने 11 पे, पर कंजम्पशन को तो इन्होंने 99 कम किया। नहीं, इफ द कंजम्पशन ऑफ द राइस वाज 99 केजी बिफोर, पहले कंजम्पशन कितनी थी? 99 केजी थी। तो वो पूछ रहे हैं अब कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी हो जाएगी? तो पहले जो था, पहले जो कंजम्पशन थी वो 99 केजी थी, हमें पता है, मतलब 11 यूनिट्स की वैल्यू 99 थी। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 9 केजी हो गई। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 गुना 9 यानी कि 90 केजी हो जाएगी, 90 केजी हो जाएगी। तो अब जो कंजम्पशन है वो 90 किलो हो जाएगी। बढ़िया क्वेश्चन था यार, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। बहुत सही, हाँ जी बहुत सही। किस किस बच्चे ने ऐसे बनाया था बताओ मुझे। सीख गए ना? जितने बच्चे सीख गए बता दो भाई, हम सीख गए हैं, हम सीख गए हैं। मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। तो सबसे पहले परसेंटेजेस में तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, तो मैंने आराम से बता दिए। अब आप जानते हो प्राइस बढ़ गया यहाँ पे 8/25 से, मतलब प्राइस पहले 25 था, फिर 8 इंक्रीज होकर 33 हो गया। एक्सपेंडिचर के साथ क्या हुआ? एक्सपेंडिचर 1/5 से इंक्रीज हो गया, मतलब एक्सपेंडिचर पहले 5 था, फिर 1 इंक्रीज होकर 6 हो गया। ये बात भी परफेक्टली एक्सेप्टेबल है। अब मैंने आपको बताया कि भाई प्राइस इनटू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, मतलब अगर मुझे कंजम्पशन निकालनी हो तो मैं एक्सपेंडिचर को प्राइस से डिवाइड कर दूंगा, यही तो करूंगा और तो कुछ नहीं। एक्सपेंडिचर को मुझे प्राइस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो अगर मुझे कंजम्पशन की रेशियो भी निकालनी होगी ना, तो मैं एक्सपेंडिचर की रेशियो को प्राइस की रेशियो से डिवाइड कर दूंगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो एक्सपेंडिचर की रेशियो है 5:6 और प्राइस की रेशियो क्या है? 25:33, मैंने डिवाइड कर दिया। 5/25 क्या आ गया? 1/5। 6/33 क्या आ गया? 2/11। तो ये 1/5:2/11 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11:10 की रेशियो आ गई। तो हमें ये पता चल गया कि कंजम्पशन पहले 11 थी, अब 10 हो गई, पर वो तो कह रहे हैं पहले 99 केजी थी, तो 11 यूनिट्स की वैल्यू 99 केजी, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलो, 1 यूनिट की वैल्यू 9 किलो, तो 10 यूनिट की वैल्यू 10 गुना 9 यानी कि 90 किलो, 90 केजी आंसर आ गया। तो अभी नई वाली कंजम्पशन क्या हो जाएगी? 90 किलो हो जाएगी। चलो ये बताओ फटाफट से। देखो जी, ध्यान से समझो। हमें दिखाई दे रहा है कि कीर्ति ने गलती से डिवाइड कर दिया एक नंबर को 8 से, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था उसे 8 से। अब बच्चे इसको कई बच्चे क्या करते हैं, वो नंबर मान लेते हैं x,
तो कीर्ति ने कर दिया उसको डिवाइड 8 से, मतलब x/8 कर दिया, बट उसको करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था 8 से, मतलब हमें उसको 8x करना था। तो ये कितना एरर आ गया, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कई बच्चे, नहीं ऐसे नहीं करना। आपने पता क्या करना है, पहले देखना है मुझे करना क्या है। ये देखो दो अलग अलग सिचुएशंस हैं आपके सामने, एक सिचुएशन ऐसी है जो सही है और एक सिचुएशन ऐसी है जो गलत है, नहीं होनी चाहिए थी। सिचुएशन जो सही है वो क्या है, मल्टीप्लाई करना 8 से, 8 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और गलत क्या है यहाँ पे, गलत है यहाँ पे 8 से डिवाइड कर देना। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, 8 से एक नंबर को डिवाइड कर दिया, करना क्या था, मल्टीप्लाई करना था, इंस्टीड ऑफ बीइंग मल्टीप्लाइंग बाय 8। तो फ्रैक्शन नहीं बननी चाहिए, बस इसका ध्यान रखना। इधर तो कोई मर्जी नंबर रखो, फ्रैक्शन नहीं बनेगी, ठीक है, कोई मर्जी नंबर रख लो, चाहे 5 रख लो चाहे 50 रख लो, फ्रैक्शन नहीं बनेगी। पर यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगी, 1/8 है नीचे, तो ऐसा कोई नंबर यहाँ पे रखना है जो 8 का मल्टीपल हो, तो हमारा फायदा है। 8 का मल्टीपल मतलब जिस नंबर को ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 8 या 8, देखो 8 से मल्टीप्लाई करना है या 8 से डिवाइड करना है, ये किसी नंबर के साथ ही कर रहे हैं ना ये, तो उस नंबर को x मानने की बजाय आप मानो कि वो नंबर कोई 8 का मल्टीपल है, उससे फ्रैक्शन नहीं बनेगी, हमारा काम सिंपल रहेगा। तो हमने मान लिया, यहाँ पे अज्यूम कर लिया 8 का मल्टीपल सबसे छोटा 8 खुद है, तो मैंने 8 ही मान लिया, वो नंबर 8 है, ठीक है। तो करना तो था 8 से मल्टीप्लाई, तो मतलब आता 64, पर आ गया गलती से 1 आ गया। तो एरर कितना आ गया, एरर तो बहुत बड़ा आ गया, 63 का एरर आ गया। 63 का एरर आया कितने पर, 64 पर, तो 100 पे कितने का, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 63/64 इंटू 100 निकालना होगा, सही बिल्कुल सटीक, तो कैसे निकालोगे, एक बात बताओ, 63 को मैं लिख सकता हूँ 64 - 1/64 लिख सकता हूँ, फिर मैंने लिख दिया इसको 64/64 -1/64 ऐसा लिख दिया। अब 64 का तो 100% होता है, सवाल आता है 100/64 का, ये 100/64 क्या होता है, ठीक है, ये निकाल लिया तो आंसर तैयार है आपका। अभी 1 पॉइंट समथिंग होगा, ये तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि ये 1 पॉइंट समथिंग होने वाला है। आप निकाल लो, थोड़ा अच्छे से निकाल लो, इसको फ्रैक्शन बना के निकाल लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख दो कि भाई मैंने 98 को, इसको 100 को मैंने लिखा 64 + 32, ये कितना हो गया 96 + 4 लिख दिया, ये लो, तो ये आ गया 1, ये आ गया 0.5 और ये नेग्लिजिबल है, तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 वैल्यू आ गई, ठीक है। 100 - 1.5 तो 98 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा, 98.44%। ज्यादा एग्जैक्ट निकालने की जरूरत ही नहीं है, 98.44 आ गया। मैंने इसको 64 और 32 इसलिए लिखा ताकि ये इजीली टूट जाए, ताकि इजीली कट जाए, 64 से 64 कट जाएगा, 32 कट जाएगा बहुत आसानी से, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन इस तरीके से बनाइए, ठीक है जी। हाँ 1.56 आएगा पता है मुझे, पर मैं इतना ज्यादा उसको नहीं कॉम्प्लिकेट कर रहा। ब्रेक की बातें नहीं करनी भाई, अभी रुक जाओ, ब्रेक भी मिलेगा। अब बच्चा कह रहा है 8 ही क्यों, क्योंकि 8 ले लो, 16 ले लो, 32 ले लो, 24 ले लो, कोई मर्जी नंबर ले लो, कोई भी ऐसा नंबर ले लो जो 8 से कट जाए, ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है, आपको दिक्कत ना आए, इंटीजर बने, इंटीजर बनेगा आपका फायदा है। चलो इस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको और बेटर बनाते हैं, चलो कॉन्सेप्ट को, इंस्टीड ऑफ डिवाइडिंग, या फिर मैं इसको कर देता हूँ इंस्टीड ऑफ मिस्टेकनली मल्टीप्लाइड बाय 3/5, Kirti mistakenly multiplied a number by 3/5 instead of being multiplied by 5/3। देखते हैं ये कितने बच्चे आंसर बताएंगे मुझे। ये क्वेश्चन एक और बना दिया मैंने इसमें, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताएंगे बिल्कुल परफेक्शन के साथ। आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हो, जरूरी नहीं है डेसिमल में निकालना हो, आप ऐसे निकाल सकते हो कि 300/7% का आ गया, तो ऐसे भी बता दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी ध्यान से समझो, करना तो था 5/3 से मल्टीप्लाई, कर दिया 3/5 से मल्टीप्लाई, पर किस नंबर को x मानूं, नहीं यार, ऐसा कोई नंबर मानो जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए, 3 से और 5 से तो 3 का एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम ही कटेगा, यानी कि कम से कम 15 तो लेना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने 15 मान लिया वो नंबर, ठीक है। तो 15 मान लिया, तो यहां क्या बनेगा भाई, वो नंबर आना चाहिए था 25, आया 9, तो कितना एरर आ गया भाई, एरर कितना आ गया, 16 का एरर आ गया, 16 का एरर आ गया, दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से ये चीज, 16 का एरर आ गया, 16 का एरर आया कितने पे, 25 पे, तो 100 पे कितना,
64% एरर आ गया। समझ पा रहे हैं हम? समझ पा रहे हैं हम? ये बन गया था, चलो बहुत बढ़िया, क्रिस्टल क्लियर नाउ। ये बनाओ जल्दी से, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। कमीशन बेस्ड सवाल है, इस सवाल के बाद आपको छोटा सा ब्रेक दूंगा मैं। जिसने ये सवाल कर दिया उसको ब्रेक मिलेगा। सवाल समझना बहुत जरूरी है, सवाल का सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, अगर एक बार सवाल समझ में आ जाए तो। चलो जी, सब अब बच्चे मेरी बात सुनेंगे। क्या सिचुएशन है, कह रहे एक सेल्समैन है, पूरे फोकस के साथ सुनना, पूरे फोकस के साथ। कह रहे एक सेल्समैन है, वो 1000 रुपए की सेल करे, 2000 रुपए की सेल करे, 3000 रुपए की सेल करे, 14000 रुपए तक वो जितनी भी सेल करेगा उसको उसका 12.5% कमीशन मिलेगा। 12.5% मतलब 1/8। मतलब अगर 800 रुपए की सेल करके आया तो 100 रुपए मिल जाएंगे, 1600 रुपए की सेल करके आया तो 200 रुपए मिल जाएंगे, 3200 रुपए की सेल करके आया तो 400 रुपए मिल जाएंगे, 6400 रुपए की सेल करके आया तो 800 रुपए मिल जाएंगे, 8000 रुपए की सेल कर दी तो 1000 रुपए मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे अलग अलग सिचुएशन होती है 14000 रुपए तक। पर अगर 14000 से ज्यादा वो सेल करता है ना तो उसको वो 12.5% तो मिलता ही मिलता है, 12.5% तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ ही 2.5% एक्स्ट्रा मिल जाता है। मतलब एक तरह से मैं कहूं, मतलब यहाँ पे अगर हम ढंग से देखें तो मान लो उसकी कोई भी सेल होती है, मतलब 0 की सेल हुई है, 1000 की सेल हुई है, 2000 की सेल हुई है, या ऐसे करते 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 14000 तक जितनी भी उसकी सेल होती है उसको वहां पे क्या मिलता है, 12.5% कमीशन मिलता है। ठीक है, 12.5% कमीशन मिलता है। पर हाँ, जैसे ही 14000 से ज्यादा की सेल होने लग जाती है, मान लो 15000 हो गई या 14100 भी हो गई, तब भी 15000 16000 ऐसे सेल होती है जब भी उसको, तो उसको 12.5 प्लस 2.5 यानी कि 15% 15% 15% 15% कमीशन मिल जाता है उसको। ये क्वेश्चन है। तो कह रहा है इस भाई ने ना 8875 रुपए कमाए, तो इसने सेल कितनी करी है। अच्छा एक बात बताओ, वो 14000 की सेल करता तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, 14000 की सेल करता तो उसको कितने रुपए मिलते हैं, 14000 का 1/8 कितना हो जाएगा, 1750 रुपए। 14000 का 1/8 करोगे ना आप तो ये आएगा 1750 रुपए। तो 1750 रुपए मिलते हैं इसको अगर 14000 की सेल करता, मतलब 14000 से तो बहुत ज्यादा की है इसने सेल। पर हम ये जानते हैं कि 14000 तक की सेल के लिए इसको 1750 रुपए मिले होंगे, बाकी किसके लिए मिले होंगे, 14000 से ऊपर की सेल के लिए। अगर इसमें से आप 1750 कम करते हो तो कितना मिल जाता है, 7125 बच जाते हैं, 7125 बच जाते हैं। अगर आप 8875 में से 1750 कम कर दें तो आपको 7125 मिल जाते हैं। अब ये जो कमीशन मिला है उसको वो 14000 से ऊपर की सेल के लिए मिला है, और 14000 से ऊपर सेल होती है तो कितने परसेंट मिलते हैं, 15%। मतलब ये जो वैल्यू है ये 15% के बराबर है भाई, ये बात हम बोल सकते हैं ना। तो अगर 15% की वैल्यू आपको पता है कि वो 7125 है, तो आप यहाँ पे 1% की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 15 का 4 गुना करेंगे आप 112 आया, उसके बाद 15 का 7 गुना किया आपने 105, और 15 का 5 गुना 75, तो यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा।
तो मतलब 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 47,500 रुपए हो जाएगी 100% की वैल्यू। मतलब इसने 14,000 से ऊपर कितने की सेल की है? 47,500 की। तो 47,500 की सेल तो 14,000 से ऊपर की है इसने, और वो 14,000 भी तो जोड़ोगे ना आप इसमें जो उसने वो सेल की है। तो ये आ गया कुल मिला के कितना? 61,500, 61,500 रुपए ये सेल इतनी हुई है इसकी। ठीक है जी, सबको परफेक्टली समझ में आना चाहिए। 61,500 रुपए हमारा आंसर आएगा। बताओ, क्लियर है? हर बच्चे को क्लियर है? बहुत परफेक्टली, बहुत स्मूथ। काफी सारे बच्चे सवाल नहीं पढ़े, अब कह रहे हैं कि सर वो चीज कहां से आ गई सर, ये वाली चीज कहां से आ गई सर। बच्चों, सब सवाल में से ही आया है, थोड़ा सा ध्यान बढ़ाओ। ध्यान नहीं दोगे तो फिर समझ थोड़ी आएगा। मेरे पास कोई जादू की पुड़िया थोड़ी है वो जो खिला दूंगा तो कुछ भी समझ में आ जाएगा। नहीं, फोकस चाहिए भाई, बिल्कुल फोकस चाहिए। कई बच्चों का डाउट है सबसे पहला कि ये 15% कैसे आया। बच्चों, 12.5% के साथ साथ 2.5% एडिशनल भी मिलने लगा। तो 12.5 में 2.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 15 नहीं आएगा? 15 आ गया। अब इसको 14,000 तक अलग परसेंटेज मिलता है कमीशन का, 14,000 से ऊपर अलग मिलता है। तो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया भाई, 14,000 तक की सेल को इसको 12.5% यानी कि 1/8 मिल गया। 1/8 मिल गया, वो 14,000 की सेल तो हमने अलग कर दी। हमने ना सेल के दो टुकड़े कर दिए। एक तो भाई ऐसे कर दिया भाई, ये इसको टोटल जो कमीशन मिला है वो 8875 मिला है। 8875 मिला है। इस 8875 में से 1750 अलग कर दिया मैंने। ये 1750 किस लिए मिला है? ये उस 14,000 तक का है, मतलब 14,000 के जो मिलते हैं 1/8 मिलते हैं, ये उसका है। बाकी कितना बच गया इसमें से घटाया? 7125। अब ये 7125 किसका होगा? जो 14,000 से ऊपर उसकी सेल है। तो 14,000 से ऊपर सेल होती है तो उसके उसको 15% मिलते हैं। तो मैंने क्या किया? 15% को इक्वेट किया 7125 से, तो 1% की वैल्यू 475 आई। 100% की वैल्यू आ गई 47,500। मतलब ये जो 7125 है ये उस 47,500 की सेल का 15% है ये। तो टोटल सेल कितनी हुई है? टोटल सेल हुई है 61,500 की। हर बच्चे को आई थिंक समझ में आ गई ये बात। बता दो एक बार मुझे। फोकस नेक्स्ट लेवल पे हर एक बच्चे का होना चाहिए। पहले छोटा सा ब्रेक है, पानी वानी पी लो सब बच्चे जाके, फिर हम शुरू करते हैं आगे का पार्ट। ब्रेक है सबके लिए, फटाफट से जाकर वापस आना है, वॉशरूम जाना है, पानी पीने जाना है, जहां भी जाना है जाके वापस आओ। चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कह रहा है कि 70% जो पहले वाले का है वो 60% ऑफ सेकंड का से 11 ज्यादा है, जबकि 80% सेकंड वाले का 60% ऑफ फर्स्ट से 12 ज्यादा है। तो वो नंबर बताओ कौन सा है जिसको दो पार्ट्स में ब्रेक किया। जल्दी से बताएंगे सारे के सारे बच्चे।
देखो इस सवाल को ना, जैसे एक बच्चे की ना कन्वेंशनली एक दिमाग में अप्रोच बनी हुई होती है कि हर सवाल रेशियो से हो जाता है, हमको कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। एग्जामिनर चाहे तो बनानी भी पड़ेगी रेशियो, ठीक है, पर थोड़ा स्मार्ट तरीके से बनाओ ताकि दिक्कत ही ना आए। जैसे कि आपने यहाँ पे ना 70% निकालना है, 60% भी निकालना है, 80% भी निकालना है, 60% भी निकालना है, तो यहाँ पे बेसिकली आप देखोगे तो बार बार आपको 10% और इस तरीके से नंबर्स निकालने हैं, मतलब 7/10, 6/10, 8/10, 6/10 ये करना है। तो आप एज्यूम कर लो कि आपके जो आपका एक फर्स्ट नंबर है, एक सेकंड नंबर है। फर्स्ट नंबर आप मान लो कि 10A है और सेकंड नंबर जो है वो 10B है, ये आप एज्यूम कर लो। तो कह रहे कि 70% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 70% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज 7A exceeds 60% ऑफ द सेकंड नंबर, 60% ऑफ द सेकंड नंबर इज 6B। तो ये एक्सीड करता है कितने से? 11 से। ठीक बात है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कह रहा है 80% ऑफ द सेकंड नंबर यानी कि 8B, वो एक्सीड करता है 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर यानी कि 6A, किससे? 12 से। ऐसे एक्सीड करता है। ये आपके पास है, बहुत सिंपल अंदाज में यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं। अब आपने देखा भाई कि मैं यहाँ पे कोफिशिएंट सेम कर लेता हूँ, 6 को और 8 को सेम करना है, तो ये दोनों का जो एलसीएम है वो 24 आ जाएगा। 24 आ जाएगा, वो कैसे आएगा? इसको 12 से इसको 4 से मल्टीप्लाई इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको 4 से करोगे तो इसको भी 4 से करो और इसको भी 4 से करो। इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करो और इसको भी 3 से करो। ठीक है, अब ये 24 और ये 24 तो कट जाएगा जब आप ऐड करोगे, तो ये क्या बना? 28A और ये क्या बना? 18A। 28A में से 18A गया तो क्या बन गया? 10A बन गया। 28A माइनस 18A तो 10A बन गया। यहां क्या बन गया? इन दोनों को जोड़ दिया तो 44 और 36, 44 यहां बन गया, 36 यहां बन गया, इनको जोड़ दिया तो आपको यहाँ पे 70 मिल गया। ठीक है जी, कोई दिक्कत, 80 मिल गया, सॉरी 80 मिल गया। यहाँ पे आपको ये नंबर भी पता लग गया कि भाई 10A जो है वो 80 है और साथ ही A की वैल्यू भी पता लग गई कि वो 8 है। तो A की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपको B की वैल्यू पता लग जाएगी। मान लो A की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया आपने 8, 48 उधर जाएगा तो 8B की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। भाई ये यहाँ पे मान लो ये इक्वेशन थी ना, इधर लिख रहा हूं मैं, 8B माइनस 6A इज इक्वल टू 12। अब A की जगह आपने 8 पुट कर दिया तो 8B माइनस 8 6 48 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे 8B की वैल्यू क्या आ गई? 60 आ गई। कुछ गड़बड़ नहीं है। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे B की वैल्यू आ जाएगी 60/8। अगर B की वैल्यू आ गई 60/8, जिसको हम अगर 4 से काटें तो आपको यहाँ 2 मिल जाएगा, यहाँ 15 मिल जाएगा, 15/2। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब B की वैल्यू आई है 15/2, हमें तो 10B की वैल्यू चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गई वैल्यू 75। तो दो पार्ट्स में जो ब्रेक किया था ना आपने नंबर्स को, वो 80 और 75 थे, तो इन दोनों को ऐड करके आप अगर कंबाइंड नंबर निकालोगे तो 155 आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं हम? ऐसे कोई बड़ी बात नहीं थी इस सवाल में, इक्वेशन ही सॉल्व करनी थी दो बस, और कुछ भी नहीं। समझ गए? सर 10A कैसे माना? सर 11 कैसे आया? सवाल में लिखा हुआ भैया, सवाल भी तो पढ़ना होता है हमने कि नहीं पढ़ना होता? बच्चे कह रहे हैं हमने कैसे माना सर ये 10A और 10B कैसे माना? भैया एक सिंपल सी बात है, 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10, मतलब 10 से डिवाइड करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो कोई ऐसा नंबर होना चाहिए जो 10 से कट जाए इजीली। ऐसा ही लगभग हर जगह पे है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही नंबर्स माने हैं 10A और 10B। पहले कह रहे हैं 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर, 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर मतलब 6A, वो सेकंड पार्ट, और ये कह रहा है कि सॉरी 70% ऑफ द फर्स्ट नंबर है, नॉट 60% ऑफ द फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 70% ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इसका 70% कितना होगा? 7A, और 60% ऑफ द सेकंड पार्ट यानी कि 6B, तो 7A जो है वो 6B से 11 ज्यादा है। उसके बाद फिर कह रहा है वो 80% ऑफ द सेकंड पार्ट, इसका 80% यानी कि 8B, वो 60% ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी कि 6A से 12 ज्यादा है। तो ये आपके सामने है जी, आपने इक्वेशन सॉल्विंग करनी थी, आप चाहे A का कोफिशिएंट सेम कर लो, चाहे B का कोफिशिएंट सेम कर लो, कुछ मर्जी कर लो यार। तो A का कोफिशिएंट सेम करोगे तो भी आप कर सकते हो 6 से 7 से मल्टीप्लाई, B का कोफिशिएंट सेम करोगे तो यहाँ पे आप 6 और 8 का एलसीएम क्या होता है? 24 होता है, तो इनको 24 बना लो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से, इसको 4 से कर दिया, इसको भी 4 से करेंगे, इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। अब आपको दिख रहा है 24 से 24 कट जाएगा, आप ऐड कर दोगे जब, और 28 में से 18 गया, आ गया 10A। 10A की वैल्यू क्या आ गई? 44 प्लस 36 यानी कि 80। तो 10A की वैल्यू तो 80 आ गई, सीधी लिख दी हमने यहाँ पे, और A की वैल्यू क्या आ गई? 8। A की वैल्यू 8 इसमें पुट कर दी तो 8B की वैल्यू आ गई 60 और B की वैल्यू आ गई 60/8 यानी कि 15/2। तो B की वैल्यू आ गई अगर 15/2 तो 10B की वैल्यू क्या आएगी? 10 इंटू 15/2 यानी कि 75।
तो 80 प्लस 75 हमारा आंसर आ गया। 80 प्लस 75 मतलब 155, क्योंकि नंबर्स के दो टुकड़े हैं, ये दो टुकड़े हैं नंबर्स के, इनको जोड़ना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा नंबर क्या है। ठीक है, अब तो क्लियर है यार, बता दो, बहुत ही सिंपल है। अगला सवाल हो गया है, अब मैं दूसरी फाइल ऐड कर रहा हूँ, रुकिएगा। ये बताएंगे पहले। रुकिएगा जस्ट, मैं अभी आता हूं। The ratio of the savings and expenditure of Rajat is 2:5. When he got an increment of 30% in his income, his expenditure subsequently increased by 25%. अब इंक्रीमेंट हुआ तो खर्चा भी तो बढ़ेगा यार। there is an increment of 4 to 5 in his savings too. तो बताइए कि इंक्रीज्ड इनकम क्या होगी। थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलना है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर की रेशियो क्या है, 2:5 है। अगर ये इतना सेव करता है, 2 यूनिट सेव करता है, 5 यूनिट खर्चा भी कर लेता है, अगर हम देखें तो ये हमें क्या देगा, इनकम देगा। तो इनकम हमारी 7 यूनिट हो गई। 7 और 2 प्लस 5 की वैल्यू आई है अपने सामने। अब 30% का इंक्रीज हुआ है ना, तो यार यहाँ पे इसको कर लो 70, 20 और 50 कर लो इसको, क्या ही दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप ध्यान से देखो तो 30% का इंक्रीज तो कर लोगे आप इनकम में, इसमें इनकम में, पर एक्सपेंडिचर में 25% का इंक्रीज करते हुए दिक्कत आएगी, क्योंकि 50 का 25% फ्रैक्शन में आएगा, 12.5 आएगा। तो ऐसी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा सेफ साइड पे रहो, मतलब डेसिमल में ना जाओ, कई बच्चे थोड़ा घबराते हैं डेसिमल में जाने के लिए, इसलिए हमने इसी रेशियो में हमने नंबर मान लिया 700, 200, 500। तो यहाँ पे 30% इनकम बढ़ गई। 30% कितना होता है इसका, 210। 210 से इनकम बढ़ गई तो इनकम हो गई 910। इससे कह रहा है कि उसकी सेविंग्स, उसका एक्सपेंडिचर भी 25% से बढ़ गया। एक्सपेंडिचर 25% से बढ़ गया, इसका 25% कितना होगा, 125। तो वो कितना हो गया, 625। ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। अब अगर आप इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 285 का डिफरेंस आएगा। 285 का डिफरेंस आएगा। तो आपने क्या किया, 910 का इनकम हुआ, उसमें से आपने एक्सपेंडिचर घटा दिया, तो 285 आ गई वैल्यू। अब एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया, 125 से। इनकम कितने से बढ़ गई, 210 से। और सेविंग्स कितने से बढ़ रही है, 85 से बढ़ रही है। ये भी हम देख पा रहे हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर 85 से सेविंग्स बढ़ रही हैं तो हमें तो वैल्यू दी हुई है कि कितने सेविंग्स बढ़ रही हैं, 4250 से। अब 8 का 5 गुना 40, 5 का 5 गुना 25, तो ये एक्जैक्टली 5 टाइम्स दिखाई दे रहा है। और जीरो भी है तो 50 लगा देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 50 आ गई। हमसे पूछ रहा है बढ़ी हुई इनकम बताओ, जो बढ़ी हुई आई है ना, जो फाइनल इनकम है वो बताओ। तो फाइनल इनकम है 910 यूनिट्स। अब 910 यूनिट्स है, 1 यूनिट की वैल्यू है 50, तो हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, 91 का 5 टाइम्स कितना होगा, 455, और 2 जीरो लग जाएंगे, तो 45,500 रुपए हो गई इनकी बढ़ी हुई इनकम। आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा, बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर लिया होगा आप सबने। बहुत ही स्मूथ था, बहुत ही स्मूथ था। आपसे समझ में आ गया कि नहीं आया, ये बताओ। समझ में आ गया, बहुत ही स्मूथ था। ये क्या बीच में बचा, एक बार बार ही कमेंट कर रहा है, ये वाला जवाब दे ही देते हैं, क्यों परेशान होना।
सर इस बुक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं? हाँ जी होते हैं, हर एक चैप्टर के लास्ट में होते हैं। पहले होता है फाउंडेशन लेवल, फिर होता है मॉडरेट, फिर होता है डिफिकल्ट, और फिर होता है प्रीवियस ईयर। अभी रेक्टेंगल का एरिया है, जरा देखना क्या चल रहा है इसमें, बताना क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, थोड़ा सोच समझ के बताना, जल्दी मत करना, गलती नहीं होनी चाहिए, मुझे गलती के बिना आंसर चाहिए। देखो, सबसे पहले हमें इन परसेंटेजेस की फ्रैक्शन के बारे में आइडिया होना चाहिए। 24%, ये क्या होता है? 6 गुना होता है 4% का, और 4% का तो हम सबको पता है कि 1/25 होता है। तो ये बच्चों क्या बन गया? 6/25 बन गया। ठीक है जी। उसके बाद 22.5% की अगर हम बात करें, ये क्या होता है? ये 9 टाइम्स होता है 2.5% का, मतलब 1/40 का। तो ये 9 टाइम्स होता है 1/40 का, मीन्स हम कह सकते हैं ये 9/40 होता है। या फिर हम ऐसे भी सोच सकते थे कि ये 45% का आधा होता है, और 45% क्या होता है? 9 टाइम्स ऑफ 5%, यानी कि 9/20 होता है। तो 9/20 का आधा करोगे तब भी 9/40 मिलेगा। तो कैसे मर्जी जा सकते थे आप ये दो परसेंटेजेस की तरफ, या तो 9/40 कैसे मर्जी देख लो, बस आगे से ध्यान रखना। और ये आपका 24% है 6/25, वो भी ध्यान रखना है आपने। अब लेंथ के बारे में बात करनी है हमने, लेंथ का क्या हुआ, ब्रेथ का क्या हुआ? लेंथ है, ब्रेथ है, लेंथ इंक्रीज हो गई 24% से, यानी कि 6/25 से। मतलब शुरू में लेंथ थी 25, अब 6 बढ़ के 31 हो गई है, हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरी तरफ हमें पता है कि यहाँ पे जो ब्रेथ है वो 9/40 से इंक्रीज हो गई है, मतलब ब्रेथ पहले 40 थी, अब 9 बढ़ के 49 हो चुकी है जी। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। अगर आप देखोगे एरिया क्या होता है, ऑब्वियसली लेंथ इनटू ब्रेथ। जब एक रेक्टेंगल के एरिया की बात हो रही है, तो इधर लेंथ इनटू ब्रेथ किया तो यहाँ पे आपको मिला 1000, 25 का 4 गुना 100 है, और एक एक्स्ट्रा जीरो भी है, तो 1000 बन गया। यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा भाई 31 का 50 टाइम्स, मतलब 50 माइनस में लिख दिया ना, इसको सोच लिया, लिखना तो क्या ही है। तो यहाँ पे आ गया 1550 माइनस 31, यही आएगा 1550 माइनस 31 आएगा आपके पास। तो आप इसको 1519 लिखोगे, 1519 लिखा आपने इसको। ठीक है जी, प्रोडक्ट भी कर लिया हमने, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। अब इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है तो इंक्रीज देख पा रहे हो आप कितने का हुआ? इंक्रीज हुआ 519 का। अब बच्चों 519 का इंक्रीज हुआ 1000 पे, तो 100 पे कितने का? हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया, डबल जीरो से ये गया, ये हमें लास्ट में फाइनली मिला 51.9%, 51.9%। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक बहुत ही स्मूथली किया हमने, और आपने भी कर लिया, और नहीं भी किया तो हमें आ गया। ठीक है, नहीं भी किया तो हमें आ गया। आ गया ना? आया कि नहीं आया? रेज योर हैंड। दिखना चाहिए मुझे हाथ, मुझे हाथ क्यों नहीं दिखाई दे रहा आप सबका? अब एक बच्चे ने ना सवाल किया है और मुझे उस सवाल का जवाब देना है, और आप सबसे चाहिए। अगर ये बोलता, अगर ये बोलता कि हाउ मच परसेंटेज विल पेरीमीटर एक्सीड, तो क्या आपका आंसर होता? अब बच्चे ने सवाल किया तो जवाब मैं दूंगा, अप्रोक्सीमेटेड आंसर बता दो फ्रैक्शन में। पेरीमीटर अगर बढ़ता तो क्या होता? पेरीमीटर, परिमाप अगर इसका बढ़ता तो कितने प्रतिशत से बढ़ता? बताओ बताओ, वेट कर रहा हूं मैं। उत्तर और आंसर दोनों चाहिए मुझे इसके, मतलब दोनों मीडियम वाले बच्चों की तरफ से चाहिए। शाबाश। अच्छा एक बात बताओ, आपको पता है पहले लेंथ L1 थी, फिर L2 हो गई, ब्रेथ B1 थी, फिर B2 हो गई। तो यहां पे देखा जाए तो क्या पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना, तो 2 इंटू L1 प्लस B1, और बाद में क्या हो जाएगा? 2 इंटू L2 प्लस B2। हमने इन्हीं के बीच में रिलेशन देखना है ना, इन्हीं के बीच में रिलेशन देखना है।
2 से 2 तो कट जाएगा, वो तो दोनों में प्रेजेंट है। तो बेसिकली बस आपने देखना है कि L1 प्लस B1 और L2 प्लस B2 में क्या चेंज हुआ। तो आपको पता है पहले L ये था, B ये था, तो सम कितना हो गया 65। तो पहले L प्लस B था 65, कर लो 2 से मल्टीप्लाई करना तो वो कट जाएगा बाद में, कर लो 2 इंटू 65 कर लो, वो बाद में कट जाएगा। तो ये हो गया 65 और ये वैल्यू क्या हो गई भाई, ये वैल्यू आपको क्लियरली दिखाई दे रही है, कंप्लीटिंग नंबर से 80 हो गई वैल्यू, कर लो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कट जाएगा। इसकी रेशियो निकाल लो पहले आप, 5 से काटा आपने 13 आ गई वैल्यू, 5 से काटा आपने 16 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू कितनी इंक्रीज हो गई, 3 बढ़ गई, 3 बढ़ गई 13 पर, तो 100 पर कितना। तो आप इसको 300/13 परसेंटेजेस बता सकते थे मुझे। इसके अलावा जिसको 1/13 का याद है कि वो 7.69% होता है, वो मुझे बता भी सकता था मल्टीप्लाई करके कितना आएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये देख रहे हो 7 का 3 गुना 21 और 6 का 3 गुना 18 और 9 का 3 गुना 27, तो ये आपको मिल जाएगा 207 2307 2307। तो ये आपका आंसर आता है 23.07%। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 7.69 को 3 से, या फिर 8 से मल्टीप्लाई करके भी घटा के देख सकते थे। तो 23.07% या 300/13 बिल्कुल परफेक्टली ठीक है। किस किस का आया मुझे बता दो। बहुत ही शानदार। ये CND वाले कौन है भाई, किस खुशी में। अब एक बच्चा कहता है सर आप चैट ऑफ कर देते हो, बड़ी बड़ी मेरे मुझसे लेकर कही होंगी ये लड़ाई होगी, आशीष सर चैट ऑफ कर देते हैं। एक बात बताओ, हमारा फोकस एक टाइम पे कितनी जगह पे रह सकता है और रहना चाहिए। रह तो बहुत जगह पे सकता है, तुम इस समय क्या पता अपनी एक्स के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, रह तो बहुत जगह सकता है, बट रहना कितनी जगह चाहिए, एक जगह। एक बात बताओ, ऑलरेडी तुम मेरी तरफ भी देख रहे हो, ऑलरेडी तुम मेरी तरफ भी देख रहे हो, और तुम ये जो इस तरफ चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, इस तरफ भी देख रहे हो, ये जो व्हाइट व्हाइट में शीट पे लिख रहा हूं मैं, 2 जगह देख रहे हो। अगर मैं चैट भी ऑन कर दूं तो तुम 3 जगह देखोगे। चलो मेरा और रिटर्न का तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, पर चैट में कई बार कुछ भी ऐसी बातें होती हैं बहुत इररिलेवेंट, फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे। बच्चों आपके लिए करता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, बट आप ये देखते हो कि कितनी बार मैं एक एक सवाल को 3-3 बार बताता हूं, ताकि कोई एक बच्चा भी ऐसा ना हो जिसको समझ में ना आए। क्या मेरी बातें समझ में आती हैं सबको जो मैं पढ़ाता हूं, या चैट ऑफ होने की वजह से नुकसान हो रहा है कोई। जो बच्चे शुरू से ये बैच देख रहे हैं उनका जवाब चाहूंगा मैं, जो बीच में आए हैं उनको गड़बड़ मिलेगी। वो तो अब आप परसेंटेज मॉडरेट लेवल पहले दिन देख रहे हो तो फिर तो दिक्कत आएगी, ठीक है। सब समझ में आएगा अगर आप परसेंटेज पार्ट 1 देख के पार्ट 2 देखोगे तो सब क्लियर है बच्चों, ठीक है। आपके भले के लिए कर रहा हूं, मुझे भी पता है कि किस चीज का फायदा है और किस चीज का नुकसान है। एक लास्ट क्वेश्चन फिर छुट्टी, चलो जल्दी बनाओ। बिल्कुल सेम सिमिलर सवाल है। अगर ऐसा कोई बच्चा है जिसको वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं आता तो मैं वॉल्यूम बता देता हूं, क्योंकि फॉर्मूला की यहाँ पे आपको मैं बता भी सकता हूं, बट आना चाहिए था, और आगे पढ़ोगे तो आ भी जाएगा। ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ कॉन, जो इस सवाल में यूज होना है। पूरे हिंट दे रहा हूं मैं, पूरी हेल्प कर रहा हूं। ये लो, ये जो होता है ना, ये 6.66 का डबल होता है 13.33, उसका भी डबल होता है, तो ये 4/15 होता है, ये 3/8 होता है। क्योंकि ये चीजें तो याद की जा सकती हैं, मुझे कॉन्सेप्ट सिखाना है, इसलिए मैंने मेन सब बता दिया। अब मुझे आंसर चाहिए। अप्रोक्सीमेट इफेक्ट बताना है आपने। देखो जी, मान लो पहले केस में रेडियस ये थी, हाइट ये थी, दूसरे केस में रेडियस ये है, हाइट ये है। तो आप देख रहे हो 1/3 पाई r1² h1, दूसरे केस में 1/3 पाई r2² h2। ये तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। जब जब हमें किसी दो नंबर्स की परसेंटेज निकालनी है, हमको पहले रेशियो निकाल लेनी चाहिए, उससे आसान हो जाता है। तो अगर आप देखोगे 1/3 और पाई तो कट जाएगा, बचेगा क्या, r1²h1 और r2²h2, यही बचेगा। यही दो चीजें बचने वाली हैं, ठीक है जी, यही दो चीजें बचेंगी। तो जरा रेडियस के साथ देखो क्या हो रहा है। रेडियस कैसे r1 से r2 होते हुए रेडियस के साथ क्या हो रहा है। रेडियस जो है वो इंक्रीज हो रही है 4/15 से, मतलब पहले रेडियस 15 होती थी, फिर 4 बढ़ के 19 हो गई, ठीक है। हाइट के साथ क्या हो रहा है, हाइट 37.5% इंक्रीज हो रही है, मतलब 3/8 इंक्रीज हो रही है। मतलब हाइट पहले 8 होती थी, फिर 3 इंक्रीज होकर 11 हो गई, ठीक बात है, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं देखूं, ये हाइट है, इधर लिख देता हूं मैं, ये हाइट है। तो रेडियस का स्क्वायर r1², रेडियस का स्क्वायर r1² मतलब 15 का स्क्वायर यानी कि 225 लिख देता हूं।
फिर H1 है, H1 मतलब यहाँ पे 8 है, R2 का स्क्वायर 19 का स्क्वायर 361 लिख देता हूं, और H2 क्या आ जाएगी वैल्यू 11 आ जाएगी। ये भी ठीक होना चाहिए, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कुछ कट तो रहा नहीं है, ये तो दिख रहा है सबको क्लियर। अब 225 का 4 गुना तो होता है 900, तो 8 गुना होगा 1800, ठीक है जी। और 361 का 11 गुना मतलब 3 और 1, तो 1 + 6 7, 6 + 3 9, तो 3971 हो गई वैल्यू। तो 1800 थी वैल्यू, फिर हो गई 3971। तो कितनी इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई वैल्यू आप देख रहे हो। 3971 हो जाना मतलब अगर 1800 बढ़ती है वैल्यू तो 3600 हो जाती, पर 3600 से 300 ज्यादा मतलब 2171 बढ़ गई वैल्यू। तो 2171 का इंक्रीज हो गया 1800 पे। तो 100 पे कितने का, ये सवाल है। अब ये क्या है 1800, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1800 लिखा, बचा कितना 371, 371 को मैंने लिख दिया 360, बचा कितना 11, 11 को लिया तो लिख दो कुछ, या 11 को तुम लिख सकते हो 9 + 2, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब ऐसे लिख दिया हमने, इससे क्या फायदा हुआ, 1800 जो होता है 1800 का 100% होता है, 360 जो होता है वो 18 का 20% होता है, 9 जो होता है वो 18 का पता कितना परसेंट है, 10%, 1%, 1% का भी आधा यानी कि 0.5% होता है। तो ये 120.5% आ गया। और ये 2 तो 1800 का नेग्लिजिबल होगा यार, वो तो बहुत नेग्लिजिबल होगा। तो ये सबसे क्लोज आया, 121% के आसपास आंसर आया। तो बस ऐसे अंदाजा लगा लिया हमने, क्या दिक्कत थी। बना सकते हैं ना, हम ऐसे ओपन करके रख सकते हैं ना, हमारा ही फायदा है, ठीक है। अब होमवर्क लो और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, होमवर्क भी लो, मेरी बात सुनो। आप में से अगर कोई बच्चा टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो ज्वाइन कर लो @studyfied। क्या, नहीं नहीं ये वाला तो सबका है, ये रहने देना, ये नहीं करना भाई, ये तो यूट्यूब का है आपका। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो प्लस वाला है वो है TG149 @TG149, ठीक है। और ये TG149 है आपका, ये टेलीग्राम चैनल है। इसके अंदर आपको एक फाइल मिलेगी पिन की हुई, वो आपकी इंग्लिश मीडियम बुकलेट है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम बुकलेट है। और पिन की गई फाइल को थोड़ा स्क्रॉल करोगे ना, ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो वहां पे आपको ऐसे पीडीएफ्स मिलेंगी, P1 P3 P4 P5 ऐसे। ये आपकी इसी बुकलेट की हिंदी मीडियम पीडीएफ्स है, ठीक है, समझ गए। अब इसमें आपने इसको ओपन करना है, परसेंटेज चैप्टर खोलना है आपने, हिंदी मीडियम वालों ने प्रतिशत वाला ओपन करना है, और उसके अंदर आपने बनाना है अभी फाउंडेशन लेवल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब आप ये बुक ओपन करोगे ना तो चैप्टर वाइज है, फाउंडेशन है, फिर उसके बाद आपका मॉडरेट लेवल है, फिर हाई लेवल है, और फिर प्रीवियस ईयर है। तो आपने फाउंडेशन और प्रीवियस ईयर बनाने हैं, ये टारगेट आपका कल तक खत्म करने आपने, ठीक है। और डाउट आएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम चैप्टर कंप्लीट कर लें, थोड़ा और हो जाएंगे क्लियर, फिर उसके बाद में बात करूंगा उस बारे में कि क्या करना है। अब यही आपका टारगेट है, करो, फिनिश करो, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।